आज थोड़े से देखनी है, थोड़ी सी पहले कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अगेन देखना ज़रूरी है। वो है आपकी एक्सप्रेस मिडिलवेयर्स। ठीक है, मिडिलवेयर्स के बारे में हमने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा है कि मिडिलवेयर क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, लेकिन मिडिलवेयर के बारे में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक टाइप की मिडिलवेयर नहीं है। आई थिंक मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल टाइप ऑफ मिडिलवेयर्स हैं। अब ये एक्सप्रेस जेएस का अपना ऑफिशियल पेज है और उस पर वो आपको लिस्ट दे रहे हैं कि कितनी टाइप ऑफ मिडिलवेयर्स हैं। सबसे पहले कौन सी है? एप्लीकेशन राउटर लेवल मिडिलवेयर, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, बिल्ट इन मिडिलवेयर और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। मजे की बात है आप सब ने सब यूज़ किए हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने काम किया है उसमें ये हमने सारी मिडिलवेयर्स यूज़ किए हैं, बस फ़र्क इतना है कि आपको पता नहीं है कि आप लोगों ने ये एक्चुअली यूज़ किए हैं। तो उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सप्रेस के अंदर कौन कौन सी मिडिलवेयर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 किस्म की मिडिलवेयर्स होती हैं। पहला एप्लीकेशन, राउटर, एरर, बिल्ट इन और थर्ड पार्टी। बिल्ट इन और थर्ड पार्टी इसको याद रखना बहुत आसान है कि आप ये बिल्कुल वैसा ही है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस जो होते हैं बिल्ट इन होते हैं और कुछ फंक्शंस हम लोग थर्ड पार्टी से यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सियोस। एक्सियोस आपको यूज़ करने के लिए आपने क्या किया था? पहले npm इंस्टॉल एक्सियोस। जब भी आप करेंगे npm इंस्टॉल तो इसका मतलब है वो किस टाइप की लाइब्रेरी है? थर्ड पार्टी। तो इसी तरीके से आपने Node.js के अंदर भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए थे और कुछ थर्ड पार्टी यूज़ किए थे, जैसे कि आपने .env यूज़ किया था, लेकिन .env बिल्ट इन था। सही है, तो कुछ भी अगर आप बाहर से यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? थर्ड पार्टी। तो बिल्ट इन और थर्ड पार्टी तो याद रखना बहुत आसान है। उसके बाद जो भी अभी तक आपने वो आपने चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे app.get, app.post, app.put और app.delete, ये जो सब था ये क्या था? एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर्स। app.get, post, जो भी आप HTTP मेथड के लिए जितनी भी आपने राउट लिखे थे वो सारे क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर्स। उसके बाद आता है राउटर लेवल मिडिलवेयर। याद है हमने लास्ट क्लास में express.router वाला काम किया था। हमने एक अलग फाइल के अंदर express.router बनाया, फिर router.get, router.post, फिर वो इंपोर्ट किया अपनी मेन फाइल में। तो ये किसके थ्रू हो रहा था? राउटर लेवल। जो भी आप express.router को इस्तेमाल करेंगे तो वो मिडिलवेयर क्या कहलाएगी? राउटर लेवल। अब मजे की बात है कि राउटर लेवल मिडिलवेयर एप्लीकेशन मिडिलवेयर की ही किस्म है, क्योंकि आपको याद है कि router.get होता है और वहां पे क्या होता है? app.get। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वो सिर्फ अलग फाइल में होता है और ये सिर्फ मेन फाइल में होती है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एक चीज बची और वो क्या है? एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। वो मैंने आपको शायद एक बताई थी कि हम एक यूनिवर्सल आप राउट पे एक बना लेते हैं स्टेरिस्क लगा के कि अगर कुछ भी ना मिले तो तुम इस पे आ जाओ। तो उसको हम क्या कहते हैं? एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। कि मतलब कोई भी एरर आए या कुछ भी हो तो उसके ऊपर अगर आपने कोई चीज़ हैंडल के लिए लगाई हो तो आप क्या उसको क्या कहोगे? एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। जैसे कि सबसे कॉमन होता है वो होता है यूनिवर्सल राउट। यूनिवर्सल राउट हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने क्या यूज़ किया था? स्टेरिस्क। इसका मतलब था कि मैंने किसी मेरे यूज़र ने लिखा /abc। अब /abc मेरे सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई मैंने राउट ही नहीं बनाया, तो वो किसकी तरफ चला जाएगा? स्टेरिस्क वाले राउट पे, जिसमें मैंने लिखा हुआ होगा कि भाई ये जो तुम पेज एक्सेस करना चाह रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत लिखा होगा। तो वो बेसिकली किस में आ गया? एरर हैंडलिंग में आ गया। ठीक है, तो ये तरह जो आपकी मिडिलवेयर्स हैं सारी ये आपने यूज़ की हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अब आप ये देख रहे हैं app.get, ये हमने बहुत यूज़ किया है। उसके अलावा हमने ये भी यूज़ किया है app.use। app.use की खास बात मैंने बोली थी कि ये कब कब चलती है? हर बार जब बार रिक्वेस्ट आएगी तो ये कौन सी वाली चलेगी? app.use। अब ये कह रहा है कि ये जो मिडिलवेयर है ये भी किसका पार्ट है? एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, यानी कि ये app.get जो था ये उसी का ही हिस्सा है। अब आप app.get लिखें, app.post लिखें, app.put लिखें, app.delete लिखें या app.use लिखें, ये सब किसकी किस्में हैं? एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। उसके अलावा अगर आप नीचे हम आते हैं, वो मिडिलवेयर नहीं है, वो तो अलग चीज़ हो गई, वो राउटर्स हैं। ये राउटर और इसका राउटर का नाम सेम है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हमारे पास वो थर्ड पार्टी है लेकिन वो मिडिलवेयर नहीं है, हम कहेंगे उसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी HTTP क्लाइंट।
उसके बाद हमारे पास आता है कौन सी, राउटर लेवल मिडिलवेयर। अब राउटर लेवल मिडिलवेयर ये हमने यूज की थी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर किया था, जो कि बेसिकली हमने कंट्रोलर का फोल्डर बनाया था, और इस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी जिसका नाम क्या था, ऑथ कंट्रोलर। और उसके अंदर मैंने कहा था कि हम पहले एक्सप्रेस को बुलवाएंगे लाइब्रेरी को, और उसमें से एक फंक्शन यूज करेंगे, उसका नाम क्या होगा, डॉट राउटर। और इन सारे जो राउटर डॉट गेट हम बनाएंगे। अच्छा, राउटर डॉट गेट, तो राउटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मतलब हमने एक्स को एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद हमने इसको इंपोर्ट कहाँ किया था, अपनी मेन फाइल में, जो कि मैं यहां पे इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो चीज एक्सपोर्ट हुई, मतलब एक्सपोर्ट क्या हुआ था, राउटर एक्सपोर्ट हुआ था, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो किसमें सेव हो गया, ऑथ राउट को। और इसको हमने फाइनली क्या करवा लिया था, ऐप डॉट, अब यहां तो मैंने मिटा दिया है, यहां मैंने इसको लिखा नहीं है, मिल गया, ऐप डॉट यूज। तो ऐप डॉट यूज के अंदर हमने इसको प्लेस करके हम अब इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये किस टाइप की मिडिलवेयर है, राउटर लेवल मिडिलवेयर। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सेम ही है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन मिडिलवेयर। एप्लीकेशन में भी क्या था, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट यूज, इसमें भी क्या है, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट। तो दोनों का बहुत सेम है, बस वहां पे एक्सप्रेस डॉट राउटर यूज होता है, वहां पे सिंपल ऐप यूज होता है। तो ये राउटर लेवल मिडिलवेयर को याद रखना कोई खास मुश्किल चीज नहीं है, और इसमें और एप्लीकेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बस ये चीज फर्क है कि इसमें एक्सप्रेस डॉट राउटर इस्तेमाल हो रहा है और इसमें मेन ऐप इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा अगर हम नीचे आए तो कौन सी है, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। अब एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर में उसने क्या किया हुआ है कि इसने बोला हुआ है कि ये तब चलेगी जब क्या होगा, एरर आएगा। और इस एरर वाली मिडिलवेयर का एक खास बात क्या होती है कि ये जब जो ये आपके पास एरर थ्रो होता है, जो नॉर्मली आपको उसमें दिखता है कंसोल में, वो आपको इस वाले कीवर्ड के अंदर भी मिल जाता है। अब आप ये वाला जो कीवर्ड है ये आप किसको भेज सकते हो, अपने फ्रंट एंड को वापस भेज सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो आपको सर्वर के कंसोल में चीजें दिख रही थी, जो एरर्स दिख रहे थे, अब वो आप किसको भेज सकते हो, फ्रंट एंड वाले को भी भेज सकते हो। अच्छा, इसने यूज किया है स्टेटस कोड 500, इसका क्या मतलब होता है, सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर इसका पूरा नाम होता है। तो बेसिकली क्या उसने क्या लिखा हुआ है, समथिंग ब्रोक। उसके बाद वो किसकी बात कर रहे हैं, बिल्ट इन मिडिलवेयर। अब बिल्ट इन मिडिलवेयर कौन कौन सी थी, हम अपना कोड खोलते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा समझ आए। हमने कोड्स को इंस्टॉल किया था, एक्सप्रेस डैश कोड्स हमने इंस्टॉल किया था पैकेज, तो मतलब ये तो नहीं है। हमने ये चीज एक इस्तेमाल की थी, एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन है, ये बेसिकली हमने जो हमारी एक्सप्रेस की लाइब्रेरी है, जो कि मेन यानी कि जो हम एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं, उसी के अंदर हमें मिली। तो एक तरह से ये क्या कहलाएगी, बिल्ट इन कहलाएगी। सही है, हमने डॉट env को इंस्टॉल किया था। वैसे पैकेट डॉट जेसन में हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या इस्तेमाल, हमने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब ये हमने इंस्टॉल की थी। हमने डॉट env को यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में दिख रहा है, मतलब ये चीज हमने इंस्टॉल की थी। इसके अलावा एक और होती है बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर बेसिकली ये जो हमने एक्सप्रेस डॉट जेसन किया हुआ है, ये इसका अल्टरनेट था। मतलब कि पहले हम बॉडी पार्सर इस्तेमाल करते थे, अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो वो भी एक तरह से क्या है, बिल्ट इन मिडिलवेयर है। तो जो भी चीज आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाएं लेकिन आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े तो वो क्या कहलाएगी, बिल्ट इन मिडिलवेयर। अब इसने एग्जांपल्स में क्या क्या दिया हुआ है, इसने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक दिया हुआ है। अब ये स्टैटिक क्या है, ये थोड़ी देर में बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड। अब ये स्टैटिक क्या होता है कि स्टैटिक आपका जो सर्वर है वो एक तो अभी हम बना रहे हैं एपीआईज। सही है, एपीआई क्या करता है कि जेसन रिसीव करता है और जेसन वापस देता है। लेकिन आपने देखा है कि कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी भी एपीआईज होती हैं जिसको आप हिट करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई फाइल रिटर्न होती है। कभी ये चीज देखी है? अब सिंपल चलो डाउनलोड के बटन को क्लिक करते तो कोई फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फाइल डाउनलोड हुई है कहाँ से आई, ये सर्वर से आई है। तो अगर आप कोई स्टैटिक फाइल्स फेंकना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। उसके लिए इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है फोल्डर, वो स्टैटिक के नाम का फोल्डर होता है। मतलब कि हमने यहाँ पे
एक फोल्डर बनाया, उसका नाम क्या है, कंट्रोलर्स, लेकिन उसी की जगह पे आप क्या बना लो, एक फोल्डर किस नाम का, स्टैटिक। और स्टैटिक इसलिए कहा है कि वो आपकी जो फाइल्स हैं जो चेंज नहीं होती और वहाँ पे सिर्फ पड़ी रहेंगी, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टैटिक। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड है कि सर्वर्स के ऊपर इमेजेस, वीडियोस, इस तरह की जो फाइल्स होती हैं, खासतौर पे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, उनको हम किस में रखते हैं, स्टैटिक के फोल्डर में ही रखते हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो जब हम लोग उस फाइल्स को स्टैटिक के फोल्डर में रख रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे स्टैटिक के फोल्डर में नहीं रखना, मुझे पब्लिक के फोल्डर में रखना है, सही मेरा दिल कर रहा है, तो आप express.static मिडलवेयर के थ्रू उसका जो पाथ है वो बदल सकते हैं। उसको बोल सकते हैं एक्सप्रेस को, भाई मुझे स्टैटिक के फोल्डर के अंदर नहीं रखना, किस फोल्डर के अंदर रखना है, पब्लिक। तो ये वाली मिडलवेयर नॉर्मली तब इस्तेमाल होती है, आप मुश्किल है कि आप इसको कभी इस्तेमाल करेंगे। कौन सी एपीके फाइल, हाँ, वो भी इसी तरीके से है कि वो फाइल्स वहाँ पे सेव पड़ी हुई हैं, वो आपको जस्ट थ्रो करता है, फाइल आपको भेज देता है, सेंड फाइल का फंक्शन होता है, वो चलता है, वो आपको फाइल उठा के दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फाइल सिर्फ तभी आपको एक्सेस हो सकती है जब वो किसके अंदर पड़ी हो, स्टैटिक फोल्डर के अंदर पड़ी हो, क्योंकि सर्वर बाकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, वरना आपके पास परमिशन डाइनाइड आता है, यानी कि फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है। उसके बाद हमारे पास है ये express.url इनकोडेड है, ये भी इसने ख़त्म कर दिया है। express.json के अंदर अब बिल्ट इन आता है, पहले हमें ये शुरू से देना पड़ता था, express.url इनकोडेड अंदर एक्सटेंडेड इट इज इक्वल्स टू ट्रू, ये बॉडी पार्सर वगैरह में हम बहुत यूज करते थे। उसके बाद हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो बहुत सिंपल है, थर्ड पार्टी में उसने क्या किया हुआ है, कुकी पार्सर उसने यूज किया हुआ है, हमने .env यूज किया हुआ है, हमने कोड्स यूज किया हुआ है, वो बेसिकली किसकी पार्ट है, थर्ड पार्टी मिडलवेयर। तो सबसे पहले कौन सी है, एप्लीकेशन मिडलवेयर है। एप्लीकेशन मिडलवेयर के बाद कौन सी है, राउटर लेवल मिडलवेयर है। उसके बाद कौन सी है, एरर मिडलवेयर है, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर कह लें आप, एरर मिडलवेयर कह लें। उसके बाद क्या है, बिल्ट इन मिडलवेयर, और फाइनल क्या है, थर्ड पार्टी मिडलवेयर। एप्लीकेशन राउटर दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, सही है। थर्ड पार्टी बिल्ट इन समझ लो बहन भाई हैं। थर्ड पार्टी वो एप्स जो आप इंस्टॉल करो, यानी कि वो फाइल्स या लाइब्रेरीज जो आप इंस्टॉल करो फिर उसको अपने पास इस्तेमाल करो, तो वो थर्ड पार्टी मिडलवेयर। और अगर वो पहले से लाइब्रेरी अवेलेबल है तो अगर आप उसको वैसे इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कौन सी है, बिल्ट इन मिडलवेयर है। फाइनल कौन सी बची, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। और एरर हैंडलिंग मिडलवेयर जैसे हमने वो स्टैटिस्टिक्स यूज किया था, यहाँ आप एरर लगा के ऐप डॉट यूज करते हैं तो वो किस कंडीशन में आ जाती है, आपकी एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में आ जाती है। ये एक तरह से थोड़े से इंटरव्यू क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई इंटरव्यू होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वरना ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हुई हैं, जो हमने आज तक जितना काम किया उसके अंदर इन सब का कुछ ना कुछ हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। और ये जो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये एक्सप्रेस.js की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसको टाइम निकाल के थोड़ा ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। app.get जो है वो डॉट यूज़ तो नहीं करता, लेकिन वो यूज़ होती है। app.get के बाद हमारे पास, और हाँ आई थिंक यही है, वरना बाकियों को आपको app.use देना पड़ेगा, उसके बाद यूज़ होती हैं। किस पे, आप app.use एक फंक्शन है जो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैं आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करूंगा जो आपने चलाना है एक सर्टेन लेवल पे, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, app.use। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने एक फंक्शन बनाया, ये उसने बेसिकली एक मिडलवेयर बनाई है। अब लेकिन ये तो जावास्क्रिप्ट का एक प्लेन फंक्शन है, अब एक्सप्रेस को कब कैसे पता लगेगा कि मुझे चलाना कब है, तो उसके लिए आप बेसिकली क्या दे रहे हो, app.use। क्योंकि आपको पता है कि app.use जब आप दे रहे हो तो आप उसके अंदर राउट डिफाइन कर सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है ये कब चल सकता है या कब चलना चाहिए, सही है। तो इस तरह से हम नॉर्मली, एक तो हमने जब वो app.use किया था उसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली पास किया था। नॉर्मली जब आप ये काम देखोगे कि वो देखोगे कि आपके पास एक फंक्शन अलग से बना हुआ होगा और वो helpers.js की फाइल में अलग से पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उधर से ये लोग इंपोर्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका जो अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, वो दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। या तो मैं ये करता कि मैं इसका ये वाला हिस्सा कॉपी करता, app.use लिखता और उसके अंदर ये वाला फंक्शन पास कर देता, तो भी मेरा सेम काम होता। लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड क्या है कि मैं इसमें क्या पास कर दूं,
वो फंक्शन का नाम डायरेक्टली पास कर दूं तो भी ये सेम काम होगा। इसको हम थोड़ी देर में भी देखते हैं ये काम कैसे होता है। अब मिडिलवेयर्स की एक और पहचान है कि उसके अंदर आपको क्या दिखता है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मजे की बात है कि जो एप्लीकेशन मिडिलवेयर है, एप्लीकेशन मिडिलवेयर में नेक्स्ट नहीं होता। आपने जब ऐप डॉट गेट किया, ऐप डॉट पोस्ट किया, उसमें नेक्स्ट यूज किया था? नहीं, हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते थे, रेस्ट डॉट सेंड, रेस्ट डॉट जेसन, रेस्ट डॉट स्टेटस, हम यही यूज करते थे। आखिरी लाइन नॉर्मली यही होती थी, उसके बाद तो में नेक्स्ट नहीं दिखता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि जो मिडिलवेयर है उसके अंदर नेक्स्ट का होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों है कि वो क्यों कह रहा है कि नेक्स्ट का होना जरूरी है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन है वो और कुछ भी नहीं है, वो एक चेन ऑफ मिडिलवेयर है, ठीक है। यानी एक के पीछे एक क्या है, मिडिलवेयर। अच्छा, इसको मिडिलवेयर क्यों कहते हैं? मैंने पहले भी बताया कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स जाता है। अब जो उसका मिडिल में सारा फंक्शन चलते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो क्या है, वो मिडिल है। यानी कि आपका मिडिल ऑपरेशन है किसके बीच में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। तो एक्सप्रेस में जितना काम हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा होता है, मिडिलवेयर्स के अंदर, जो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में लगे हुए होते हैं। अब आपके पास ये नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट आपकी एक चेन ऑफ कमांड बनाता है। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये चलाओ, ठीक है, फिर क्या उसने कर दिया, नेक्स्ट। अब वो देखेगा कि दूसरी मिडिलवेयर मेरे पास कौन सी है, तो उसको ये मिल गई, लॉग मेथड। अब लॉग मेथड में उसने बोला ये कौन सा लॉग चलाओ, फिर क्या करो, नेक्स्ट। उसके बाद फाइनली क्या चलाओ, ऐप डॉट गेट। जो आपकी एप्लीकेशन मिडिलवेयर है, यानी कि ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट, ये भी सारी क्या है, मिडिलवेयर्स। लेकिन आपको इनमें नेक्स्ट क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये आपकी लास्ट मिडिलवेयर होती है हमेशा, ये आपकी लाइन में आखिरी मिडिलवेयर होती है। इस वजह से इसमें नेक्स्ट लिखने का कोई भी तुक नहीं बनता, क्योंकि एंडिंग है, आखिर है, तो इसमें नेक्स्ट हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल लास्ट है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपके पास जो सेंड है, ये जो फंक्शन है, ये आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीशन की एक तरह से आपको अलर्ट दे रहा है कि मतलब आपकी रिस्पॉन्स, आपके पास रिक्वेस्ट आई थी, अब आप क्या भेज रहे हो, रिस्पॉन्स। आपने रिस्पॉन्स भेज दिया, अपना आपका ऑपरेशन खत्म। क्योंकि हम मिडिलवेयर क्या कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में, एक दफा आपने यूजर को रिस्पॉन्स भेज दिया तो आपकी लाइन ऑफ चेन वहीं पे खत्म। इसका मतलब क्या था, अगर मैं यहां पे भी रिस्पॉन्स लिख लेता तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाता। ये बात आपको समझ आ रही है? अगर मैं यहां पे रिस्पॉन्स लिख देता तो ये चलता, लेकिन यहां पे आके टर्मिनेट। नेक्स्ट ये आपका सिंपल फंक्शन है जो बेसिकली इसको बताता है कि अभी आपकी चेन में और भी फंक्शंस हैं जो आपने चलाना है, मतलब यहाँ पे मत रुकना, आगे जाओ। तो ये नेक्स्ट 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 इस वजह से होता है। अब ये इसका सीक्वेंस कैसे बनता है, इसका सीक्वेंस बनता है इस एरे से। पहले एरे में कौन है, लॉग ओरिजिनल यूआरएल, मतलब पहला ये चलेगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद लॉग मेथड, तो ये चलेगा। अब जब ये चलेगा ना तो इसमें हर मिडिलवेयर के अंदर रिस्पॉन्स का होना लाजमी है। अब आपके पास ये वाली जो मिडिलवेयर है इसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आगे वाला मिडिलवेयर भी चले। तो अब उसके लिए इसको बताना लाजमी है फंक्शन को कि नेक्स्ट आपका यानी कि रिस्पॉन्स होना तो लाजमी है। अब जब आप रिस्पॉन्स नहीं लिख सकते तो उसका तरीका क्या है, नेक्स्ट। वरना वो आपको एरर देता है कि जो आपके एक्सप्रेस के फंक्शंस हैं वो हमेशा किस पे टर्मिनेट होने चाहिए, रिस्पॉन्स पे। अगर आप रिस्पॉन्स अभी नहीं दे रहे, आप कहते हैं कि अगले फंक्शन पे जाओ, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, नेक्स्ट। मतलब दोनों में से कोई एक चीज का होना लाजमी है कि या तो नेक्स्ट हो या रिस्पॉन्स हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी मिडिलवेयर्स का काम होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक दफ़ा आप इनको पढ़ेंगे, आपने अभी तक हमने जो एक्सप्रेस में कोड किया है ये सब हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये वाला मेथड हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, इसको भी हम थोड़ी देर में इस्तेमाल कर लेते हैं। यार नेक्स्ट.जेएस एक बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है जो बेसिकली रिएक्ट की एक्सटेंशन है। मतलब पहले रिएक्ट आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट.जेएस आई। अब हुआ क्या था कि पहले हमारे पास नोड सर्वर्स होते थे, यानी नोड.जेएस, उसके अंदर एक्सप्रेस.जेएस हमने बना लिया। तो आपने देखा था व्यू का, मैंने कहा था फोल्डर अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एपीआईज। लेकिन पहले हम इसके अंदर ही व्यूज़ बनाते थे। तो जब हम उसमें व्यूज़ बना रहे हैं ना, तो उस व्यू के अंदर बेसिकली क्या होता था, HTML की फाइल है। इसका मतलब है कि अगर HTML की फाइल हम सर्वर के अंदर लिख रहे हैं तो हमें फ्रंट एंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड क्या है, HTML। और HTML CSS अगर हम इसमें एक्सप्रेस में ही लिख रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि
अगर आपकी HTML की फाइल सर्वर के अंदर है, तो अगर मैंने कहा कि मुझे होम दिखाओ, मतलब मेरा जो राउट हुआ होम, तो मुझे सिर्फ home.html भेजेगा। फिर मैंने कहा मुझे अबाउट पे मैंने क्लिक किया तो वो ऊपर आ जाएगा about.html, तो सर्वर मुझे क्या भेजेगा, about.html। लेकिन आपको पता है कि रिएक्ट ऐसा नहीं करता। रिएक्ट क्योंकि वन पेज एप्लीकेशन है, सही है, सिंगल पेज एप्लीकेशन या SPA जैसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर public.html के अंदर एक ही index.html होती है। उस एक ही index.html में जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारा कंटेंट इन आउट हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि क्या होता है कि वो पूरा जो कोड है, मतलब पूरी वेबसाइट, पूरी एप्लीकेशन का कोड एक साथ डाउनलोड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। और ये बिल्कुल उल्टा है एज कंपेयर टू इस तरह के आर्किटेक्चर से जिसमें एक फाइल अलग आ रही है। मतलब वो क्या करता है कि जावा Node.js आपकी HTML में डायनेमिकली डेटा चेंज करता है, HTML की फाइल बनाता है और आपको भेजता है। इसको हम टेक्निकल जबान में टेम्पलेटिंग इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेटिंग इंजन। अब टेम्पलेटिंग इंजन और रिएक्ट दोनों के एक फायदे और नुकसान थे। टेम्पलेटिंग इंजन में क्या फायदा था, इसमें फायदा क्या हो सकता है कि वो बहुत तेज है, क्योंकि एट अ टाइम आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ एक पेज। अब क्योंकि एक पेज आ रहा है तो वो 35 KB 40 KB मैक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता हो, तो वो यूं लोड होता था। अब क्योंकि वो बस आपने कहा मुझे होम दो, तो अब वो होम पे अबाउट का बटन तो आ रहा होगा, लेकिन आपके पास अभी अबाउट का पेज नहीं आया है, सिर्फ वो होम का पेज आया, तो वो सुपर फास्ट है। अब वो क्योंकि आपके बैकएंड के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो डेटा ट्रांसफर भी ब्लेजिंग फास्ट है। बेसिकली वो आपकी कैशे में पड़ा होता है, जो आपकी ब्राउजर की कैशे मेमोरी में उसमें पड़ा होता है। इसका फायदा यही होता है कैशे का, अब आपने अबाउट के बाद दोबारा होम को क्लिक किया तो वो दोबारा से डाउनलोड नहीं करेगा, वो और तेज आएगा, वो बस यूं फौरन खोल देगा। यही काम रिएक्ट में भी होता है। रिएक्ट हमेशा फर्स्ट लोड जो होती है वो थोड़ा लेट होती है। एक दफा जब आपकी सारी रिएक्ट की एप्लीकेशन लोड हो गई तो अब वो आपकी कैशे में सेव हो गई। अब वो कैशे में सेव हो गई तो आपने दूसरी दफा facebook.com लिखा तो वो बहुत तेज खुलता है। फर्स्ट टाइम facebook.com बहुत लेट खुलता है, क्योंकि वो सारी फाइलों को डाउनलोड कर रहा होता है। फिर अगली बार सिर्फ उन फाइलों को डाउनलोड करता है जो जिनमें कोई ना कोई चेंज हुआ हुआ। सेम रिएक्ट। अब प्रॉब्लम क्या थी कि टेम्पलेटिंग इंजन बहुत तेज था, क्योंकि वो एक फाइल एट अ टाइम भेजता है और रिएक्ट पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक साथ भेजती है। तो टेम्पलेटिंग इंजन और सिंगल पेज एप्लीकेशन में पहला फर्क ये था, यानी कि ये उसका सिंगल पेज का नुकसान और ये इसका फायदा। लेकिन यही सिंगल पेज का और वो उसका उल्टा भी हो जाता है। अब आपका इंटरनेट स्लो है, अब आपने क्या किया कि जब आपने अबाउट पे क्लिक किया, अब आपका ऊपर से ब्राउजर दोबारा से गोल 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 घूम रहा है, क्योंकि हो सकता है वो पेज थोड़ा भारी हो। लेकिन रिएक्ट में क्या हुआ था कि सब कुछ एक साथ डाउनलोड हो चुका था और उसमें हर पेज अलग नहीं होता। नॉर्मली हम कंपोनेंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मतलब ज्यादातर ये आपकी जो नेविगेशन है, फुटर है, ये सब कॉमन रहता है, एक ही कोड होता है, फिर उसका जो सेंटर पीस होता है वो चेंज होता है। लेकिन टेम्पलेटिंग इंजन में पूरा का पूरा HTML बदलता है। मतलब आपने नेविगेशन बार अगर होम में लगाया हुआ है तो वो किस में लगाना जरूरी है, about.html में, तो अलग अलग नहीं हो सकता, वो सारा पेज दोबारा से डाउनलोड होता है। तो अब इधर किसकी स्पीड बढ़ गई, सिंगल पेज की। आपने अबाउट पे क्लिक किया, सिंगल पेज ने यूं ब्लेजिंग फास्ट यूं बिल्कुल ओपन किया, और वो आपका जो वो है वो ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा अगर आपका इंटरनेट थोड़ा भी स्लो है, ठीक है। अब ये उसका नुकसान हो गया। अब इसका ई-कॉमर्स में खास तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि एक यूजर आपके पास आया, उसने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब वो प्रोडक्ट पे गया तो वो वेट कर रहा है, वो ऊपर गोल गोल घूम रहा है, तब का उसका डिस्क्रिप्शन वाला पेज खुले, उसका एक पेज खुला, अब वो बैक क्लिक किया, अब वो बैक जैसे ही क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट जो टोटल प्रोडक्ट्स वाला पेज है वो खुलेगा, लेकिन फिर वो दोबारा से गोल गोल घूमेगा, सही है। तो अब वो हर बार जिस भी पेज पे क्लिक कर रहा है तो वो लोड हो रहा है, तो वो तब जाएगा, बोलेगा यार क्या बकवास है। तो हो सकता है पहले अगर वो 10 प्रोडक्ट चेकआउट करता तो अब वो 2 करेगा। Amazon भी कुछ ऐसे ही करता है टेम्पलेटिंग इंजन, लेकिन इसका यही फायदा है कि जहां पे आपको स्पीड की जरूरत होती है तो आप किस पे आते हो, इस पे टेम्पलेटिंग इंजन पे आते हो। तो अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो कहती हैं कि ठीक है, हम लोग USA में रहते हैं, हमारी जो मार्केट है वो कौन सी है, USA है, और हमारे लोगों के पास एक अच्छा इंटरनेट है, सही है। अच्छे इंटरनेट का मतलब है कि 500 KB पर सेकंड से स्पीड ज़्यादा ही हो। 500 KB पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा का मतलब है कि अगर 100 KB का भी पेज है तो 1/5 ऑफ अ सेकंड में वो खुल जाएगा, समझ रहे हैं। 1/5 ऑफ सेकंड क्या है, यानी 1 सेकंड का भी 5वां हिस्सा। तो US वगैरह की जो कंपनीज है वो बोलती हैं हमारे पास इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इंटरनेट का। ये मसला ज़्यादा कहाँ होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे हमारे हैं। तो हमारे 50 KB कभी आ रही होती है, कभी 100 KB आ रही होती है, क्योंकि हमने खरीदी हुई तो 1 MB होती है, लेकिन वो सब में बट रही होती है। वो तो हमने चाचे मामे के घर पे भी लाइन दी हुई होती है कि यार ये भी दे लो, एक साथ भरेंगे। तो हमारे यहाँ ज़्यादा मसला है।
उनको इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए ये नुकसान है कि जो फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट मेरे यूजर को खुले ना तो वो यूं खुले, फर्स्ट टाइम लेट ना हो। कुछ वेबसाइट्स की ये डिमांड होती है कि फर्स्ट टाइमर लेट ना हो। वो नॉर्मली कंज्यूमर वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अमेजॉन एक बहुत हैवी वेबसाइट है। आप जरा सोचें, अब इतनी बड़ी हैवी वेबसाइट का कोड एक साथ लोड हो तो बंदा तो बैठा ही रह जाएगा। तो उन्होंने कहा यार रिएक्ट बहुत पावरफुल है, रिएक्ट के कंपोनेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सही, उसकी बहुत ज़्यादा आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास वो लाइव रीलोड है, बहुत उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज बेइंतहा हैं। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हो सकता कि हम इसको किस में यूज़ करें, एज अ टेम्पलेटिंग इंजन, मतलब एक फाइल एट अ टाइम वो हमें भेजे, सही है। तो इसका जो तोड़ था वो बेसिकली आया था Next.js। एक और इन्होंने एक चीज़ बनाई, जैसे आपके पास Express.js है, वो एग्जैक्टली इसी तरह का सर्वर है, समझ लेंगे। जैसे आपका एक्सप्रेस है वो एग्जैक्टली क्या है, Next.js। बस फर्क क्या है कि एक्सप्रेस किसको इस्तेमाल करता है, अंडरलाइन Node.js को, और नेक्स्ट किसको इस्तेमाल करता है, अंडरलाइन React.js को, बस ये फर्क है। तो Next.js में क्या फायदा है कि Next.js के अंदर सेम चीजें, आपको राउटिंग्स इसी तरीके जैसे हमने सारी चीजें इस्तेमाल की ना, डेटाबेस को कनेक्ट करना, राउटिंग्स को हैंडल करना, सेम चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं, क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ सर्वर है। रिएक्ट फ्रंट एंड है, लेकिन रिएक्ट जस्ट उसकी जो इसका अब हमारे पास जो Node.js है इसके अंदर भी हमारे पास टेम्पलेटिंग इंजन है। इसका जो EJS नाम का एक टेम्पलेटिंग इंजन है जिसको हम यूज करते हैं आपकी HTML में डेटा चेंज करने के लिए। तो उनको भी ये डेटा चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो बेसिकली उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई थी कि इस्तेमाल क्या करनी है, रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए, लेकिन वो किसके सपोर्ट के साथ होनी चाहिए, बैक एंड सपोर्ट। इस वजह से दोनों को उन्होंने मर्ज किया, तो उस पर उन्होंने बनाई Next.js। तो अगर आप Next.js सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। Next.js आपके पास कोई, अगर आप React.js का डेवलपर का आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट आपको आती है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट आजकल थोड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। जो बड़ी कंपनीज हैं, खासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो नेक्स्ट की तरफ प्रेफर करती हैं, क्योंकि जो बड़ी आपके पास वेबसाइट्स होती हैं उनकी डिमांड होती है कि एज अ टेम्पलेटिंग इंजन हमें चाहिए, सिंगल पेज नहीं चाहिए। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। अगर आपको SPA चाहिए, कुछ चीज़ों में हमारे पास SPA की डिमांड होती है, जैसे हमारा एक डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, सही है, या कुछ ऐसे लोगों के लिए होता है जो जिनकी ज़रूरत है। अब जैसे एक मेरा वो उसका फेसबुक एड्स का मेरा पूरा डैशबोर्ड है। अब फेसबुक एड्स का जो वो पूरा एक रिएक्ट पे बना हुआ है, और वो बहुत एक हैवी डैशबोर्ड है। अगर आपने कभी फेसबुक एड्स चलाए हो तो आपको दिखेगा वो एक बहुत हैवी किस्म का डैशबोर्ड है, और वो पूरा रिएक्ट पे। अब उन्होंने वो रिएक्ट पे क्यों बनाया, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे थे कि यार एक छोटी छोटी चीज़ पे हम क्लिक करें तो वो लोडिंग ले, और उनको पता था कि जो ऐड लगाने आया है ना उसको तुम 5 मिनट भी बिठा के रखोगे वो चुप करके बैठा रहेगा, क्योंकि वो उसका काम है, उसने ऐड लगाना है। आप उसको कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे, वो आपके पास एक ज़रूरत के तहत आया, और ऑलरेडी वो डैशबोर्ड उल्टा सीख के आता है कि इसमें कौन सी चीज़ मुझे कैसे करनी है, तो वो उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या चीज़ इस्तेमाल की हुई है, SPA। तो ये डिमांड पे भी आपका डिफर करता है। अब अमेजोन वालों को चीज़ें बेचनी थी, अब चीज़ बेचने के लिए उनकी आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की उसका तेज़ होना लाजमी था। अगर वो स्पीड फास्टर नहीं होगी तो आपका जो यूज़र है वो भाग जाएगा। आपको पता है कि किसी भी यूज़र का जो एक एक्टिव आपका समझ अटेंशन स्पैन होता है वो 2 से 3 सेकंड का होता है। अगर आपकी वेबसाइट उसको 2 से 3 सेकंड में इम्प्रेस नहीं कर पाई तो वो मूव आउट कर जाएगा, ये एवरेज है। अब 2 से 3 सेकंड, अगर अब 2 से 3 सेकंड में आप ज़्यादातर टाइम किस में लगा लेते हैं, लोडिंग में, तो वो वैसे ही भाग जाएगा। कुछ नहीं होता है, वो लेजी लोडिंग कहलाती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन ने उन्होंने बेसिकली यही किया हुआ है कि चलो Next.js जो आपके टेम्पलेटिंग इंजन है उससे मुकाबला करने के लिए उन्होंने लेजी लोडिंग लगाई हुई है, लेकिन लेजी लोडिंग हर जगह नहीं लग सकती। वो कुछ कंपोनेंट्स को आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देती है। अब कुछ कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, तो उनका दोनों का साथ में लोड होना लाजमी है। तो इसका कोई खास इतना फर्क नहीं होता, लेकिन यूजेज है। अभी भी जो हम लोगों ने IEC का डैशबोर्ड बनाया हुआ है उसके अंदर हमने लेजी लोडिंग बेइंतहा यूज़ की हुई है, क्योंकि वो इतना बड़ा है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ लोड करवाता तो अगेन वही होता है कि भले वो यूज़ करेंगे उसको जो हमारे एडवाइजर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, और अगर मैं उनको 2-3 सेकंड वेट भी कराऊंगा तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस का इशू आता है कि जो यूज़ कर रहा होगा बोलेगा यार क्या बकवास है, लोड हुए जा रहा है। तो इस वजह से उसमें हमने लेजी लोडिंग लगाई है। तो लेजी लोडिंग एक हद तक आपकी हेल्प कर सकता है कि आपके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो बाद में लोड हो,
और अभी जो आपके पास मेजर कंपोनेंट्स है वो अभी लोड होंगे। लेकिन लेजी लोडिंग का नुकसान ये है कि जो आपने कंपोनेंट्स लेजी लोड लगाए हुए हैं, तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन अचानक से थोड़ी यूँ वाइट होती है, हल्का सा यूँ आपको समझ लें कि एक ब्लैंक होता है, जैसे आपको फील होता है कि कुछ ब्लैंक हुआ, फिर उसके बाद फ़ौरन से नज़र आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक इफेक्ट होता है। तो आप जब इस पर थोड़ा सा चीज़ें बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा एक आपके पास पाथ है कि अगर आप Next.js की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे टेक्निकली बता दूं तो वो टेम्पलेटिंग इंजन है, बहुत, और कुछ भी नहीं है। किसकी तरफ? पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, उसमें Next.js का वो मेंशन्ड है। हाँ वो तो उसके कौन सी वाइट आई थिंक कौन सा उसने लगाया वो उसकी आया है। हाँ नेक्स्ट के साथ बनाया, टेम्पलेटिंग इंजन के लिए वो बेस्ट है वैसे तो। लेकिन ये है कि रिएक्ट पे मैंने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स देखे बनते हैं, तो लेकिन आपके पास अगर वो बना रहे हैं आप तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं सर्वर साइड में तो वो भी बेटर है। लेकिन आपके पास एक्सप्रेस का फ़ायदा ये है कि अगर आपको इंडिविजुअल एपीआई चाहिए, सही है, आपको कोई रिएक्ट का डैशबोर्ड नहीं चाहिए या रिएक्ट की वेबसाइट नहीं चाहिए, तो Node.js जो है या Express.js जो है वो एक इंडिपेंडेंट आपके पास एपीआईज भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जस्ट रिएक्ट के साथ उसका इस्तेमाल होना लाजमी है। इवन अगर आपके पास कोई जेंगो की वेबसाइट बनी हुई है और जेंगो की वेबसाइट के लिए आपको सिंपल, आपको क्लाइंट आता है कहता है मुझे सिंपल के एपीआई ला के दो, जिस एपीआई में बस ये राउट होंगे और ये हमारे पास जेसन डेटा रिसीव और फॉरवर्ड होगा, तो अब ये काम नेक्स्ट से नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टोटली किसके लिए है? टेम्पलेटिंग इंजन के लिए। तो अगर आपको एपीआई है तो वो एक तरह से आपका यूनिवर्सल काम हो गया, क्योंकि Express.js जनरल है, वो किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ, इवन Laravel के साथ भी यूज़ हो जाएगी, जो कि बेसिकली PHP है। तो आपके पास क्योंकि दो तरह की मैंने कहा था कम्युनिकेशन होती है, एक फ्रंट एंड बैक एंड और सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होती है। तो अगर आप एपीआई बनाते हैं तो वो दोनों साइड यूज़ होती है, या तो सर्वर टू सर्वर या फ्रंट एंड टू सर्वर। तो इस वजह से आपके पास जो एपीआई है वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इस वजह से हम अभी भी आप देख रहे हैं हमने रिएक्ट को टच ही नहीं किया है जब से हम एक्सप्रेस पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस एक बहुत इंडिपेंडेंट पैकेज है, बहुत इंडिपेंडेंट पैकेज है। अगर आप उसको रिएक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं भी करते, एक इंडिपेंडेंट एपीआई यूज़ करते हैं, भले आप फ्रंट एंड किसी में भी बना लें, आप सिंपल बूटस्ट्रैप में बना लें, तो आप बनाएं ही नहीं उसको, आप Vue.js में बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एपीआई की यही तो खास बात है कि आप किसी भी तरह के फ्रंट एंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रेस्ट एपीआई की क्वालिटी है, ये टेम्पलेटिंग इंजन की क्वालिटी नहीं है। अब टेम्पलेटिंग इंजन समथिंग एल्स, उसमें आप प्रॉपर एक React.js डेवलपर कहलाते हो, जिसमें आपको फिर ये सारी चीज़ें आप मास्टर होते हो सारी जो रिएक्ट के पैकेजेस हैं उसके। जैसे कि आप रिएक्ट में आप लोगों ने रिडक्स नहीं पढ़ी हुई, तो अगर आप प्रॉपर एक React.js के डेवलपर हैं तो आपको फिर रिडक्स भी आनी चाहिए, सही, आपको Next.js भी आनी चाहिए, उसके बाद आप Next.js इन टाइपस्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। एक तो आपके पास नेक्स्ट है, एक नेक्स्ट इन टाइपस्क्रिप्ट है, वो एक अगला स्टेप है। तो आप इस तरीके से स्टेजेस ऊपर कर रहे हो, लेकिन आप किसके अराउंड घूम रहे हो? रिएक्ट। आपको जो मेजर कोड है वो किस में है? रिएक्ट में। तो आप बेसिकली React.js डेवलपर कहलाते हो टोटल। उन्होंने बेसिकली उनकी आई थिंक वो कंपनी अलग है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था रिएक्ट को, मतलब उन्होंने यूज़ किया था अंडरलाइंग आर्किटेक्चर रिएक्ट का, यानी कि उसके कंपोनेंट, स्टैट मैनेजमेंट और जो उनके कोर स्ट्रक्चर है, जो उसका वो वॉचर फंक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने यूज़ की थी। तो अगर आपको React.js डेवलपर बनना है तो आप रिएक्ट के सारे कंपोनेंट्स को अलाउ कर दें। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप रिएक्ट एक लिमिटेड पढ़ें, उसके बाद आप फिर ये बैकएंड को भी पढ़ें, फिर उसके बाद आप डेटाबेसेस को भी पढ़ें, फिर उसके बाद आप क्लाउड को भी पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहलाएंगे क्या? फुल स्टैक। अगर आप React.js की तरफ जाना चाहते हो तो आप रिएक्ट के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लें, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ये एक तकरीबन आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास जितना टाइम है, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखें तो अच्छी बात है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था मैं फ्लटर सीख रहा था, अब मैंने फ्लटर थोड़ी इतनी सीख ली कि मैं कोड देख के ना मैं समझ जाता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि मेरा जो फ्लटर डेवलपर का जो मेरा असिस्टेंट है, अब वो काम कर रहा होता है तो मुझे पता लग रहा होता है वो क्या कर रहा है। पर इतनी नो हाउ एक आपके पास जो मैनेजरियल लेवल पोजीशन है उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे खुद तो नहीं लिखना। उसके बाद अभी मेरा एक प्रोजेक्ट आया है खुद का फ्रीलांसिंग का, तो उसमें मुझे Vue.js पे काम करना पड़ गया। अब वो क्लाइंट था, अच्छा था, कंपनी वाला था, तो हालांकि मुझे व्यू नहीं आती थी, लेकिन उसने बोला कि मेरा फ्रंट एंड व्यू में है, बैक एंड पाइथन में, फ्लास्क में। तो मैंने कहा बेहतरीन हो जाएगा। अब उसको क्या लगा कि मुझे व्यू बड़ी बेहतरीन आती है, तो मैंने एक डेवलपर हायर कर लिया। लेकिन वो जो डेवलपर हायर किया अब वो नखरे कर रहा था, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि मुझे व्यू नहीं आती। सही, वो बोलता था देखें सर ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा।
मुझे टाइम लगेगा, 2-3 दिन उठा रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। तो 2 घंटे का ट्यूटोरियल था Vue.js का, और 2 घंटे के ट्यूटोरियल के बाद ना मुझे पूरी Vue.js समझ में आना शुरू हो गई, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस आपस में इंटरलिंक्ड है। और मज़े की बात थी कि Vue.js और React का काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। जैसे कि उसमें एक माउंटिंग स्टेज है, हमारी जैसे माउंटिंग स्टेज होती है, उसमें भी कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी कंपोनेंट्स है, उसमें भी स्टेट है, इसमें भी स्टेट है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो 2 घंटे का जो ट्यूटोरियल था, मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, लेकिन मुझे वो आर्किटेक्चर सारा समझ में आने लगे। बस मैं वीडियो देखे जा रहा था वो क्या बता रहा है, तो उस पर आपको आइडिया हो गया। तो जितनी चीज़ें आप ज़्यादा सीखते हैं उतना बेटर है। लेकिन वो 2 घंटे की वीडियो अब मैं किसी के सामने भी जाऊँगा ना, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दूंगा हाँ मुझे व्यू आती है। जब गले पे आएगी कि ये व्यू पे काम करना है, फिर दोबारा से देख लेंगे और उसको फिर बना भी लेंगे, तो और अच्छे हो जाएंगे। या दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैं कहीं पे किसी को कोई कोर्स पढ़ा रहा होगा व्यू का, मैं बोलूँगा मैं पढ़ा देता हूँ, सही है। तो क्लास के पहले कोई 1-2 घंटे की वो थोड़ी सी एक वीडियो देख लो और आके बच्चों को पढ़ा दो, सही है। क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो तो आपके पक्के होते हैं, तो क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आए हुए होते हैं। तो जो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आप बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हो, खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, क्योंकि अकेला बंदा होता है ना, फिर उससे काम नहीं होता, उससे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपकी खुद की भी एक चीज़ अच्छी हो गई और आपने बच्चों को भी पढ़ा दी, तो वो बहुत अच्छा होता है। वैसे ये जो टेक्निक है, मैंने वो सैलानी में एक बंदा था जीशान हनीफ, उससे सीखी थी। वो बंदा आके बोलता था, मुझे हमें पाइथन पढ़ा रहा था, आके बोलता था ये मुझे नहीं आती, तो बोलता था आज मैं ये टॉपिक पढ़ के आया हूँ तो हम भी यही पढ़ेंगे। तो फंक्शन पढ़ के आता था तो हमें भी फंक्शन ही पढ़ाता था, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आता तो हमें भी वही पढ़ाता था। तो लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता था कि वो खुद भी एक्सप्लोर कर रहा होता था, यार ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। तो हम उसके इस दिमाग की, क्योंकि वो एक सीनियर बंदा था, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस था, तो उसकी अप्रोच और हमारी अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो जिस तरीके से सोच रहा था, लेकिन वो हमारे सामने सोच रहा होता था, तो हमारी भी खुद की जो एक थिंकिंग है कि हाँ यार ये सही तो कह रहा है, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। अब एक चीज़ तो मुझे वो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं ऊपर से गई थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सर सैयद के 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट CS के होते थे। अब मैं सिविल का 1st ईयर का स्टूडेंट, मेरे को कुछ आइडिया नहीं होता था क्या चल रहा है। तो उन्होंने लिख दिया था एक कोड, उसके अंदर 2 लूप्स है, सही है। उन्होंने बोला कि 2 लूप को 1 लूप के थ्रू करो। अब सारे बच्चे कॉपी में लिख के कर गए, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है हो क्या रहा है। पहली बात तो करना क्या था। तो अब फिर वो जब एक्चुअली वो स्क्रीन पे आया कि भाई मैंने ये पूछा था, अब देखो इसको नहीं ऐसे करते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ये उस वक्त आया था कि यार ये क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद भी सीख रहा था। और एक दफ़ा उसने हमें टॉपिक पढ़ाया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो सारा हमने कर लिया। अगले दिन आके मैं बता रहा था यार इसमें ना एक मसला है। तो हमने बोला क्या मसला है, उसने बोला इतना बड़ा जो हमने एक लाइन में लिख दिया है, लेकिन कहता है इसमें एक एरर आएगा तो कैसे पता लगेगा कहाँ एरर आया। फिर तो पूरी लाइन कोड तो बोलेगा इस लाइन पर एरर है। अब हमने सारा एक पूरा फंक्शन जो है पूरी एक लाइन में लिखा हुआ है, उसमें लूप भी है, उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट भी है, उसके अंदर एक लैम्डा फंक्शन भी है, 3 चीज़ें एक साथ। तो उसके बाद उसने कहा कि नहीं इतना भी अच्छा आइडिया नहीं है, सब कुछ एक साथ पैक करना है, इसको अनपैक करो आप। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि थोड़ा लर्निंग कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो अगर आपको नेक्स्ट मिलती है, आपको गेट्स भी मिलती है, आपको टेलविंड मिलती है, एक नेक्स्ट है, एक नेस्ट है, एक नेस्ट JS है। अब ये जो है ये Node.js पे डिपेंड करती है, सही है। अब ये Next.js का भी एक ऊपरा लेवल है, ठीक है। इन्होंने बिल्लियां क्यों बनाई हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत रिएक्ट की तरह लिखता है। इसके अंदर ये एक कंट्रोल क्लास टाइप रिएक्ट है, अगर आप क्लास टाइप रिएक्ट देखोगे तो एग्जैक्ट सेम है, कुछ इस तरीके से दिखती है। ऊपर इंपोर्ट वगैरह आप देख रहे हैं तो ये रिएक्ट में आपने भी देखा है, ये नेम्ड इंपोर्ट्स हुई है सारी, ठीक है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी आपको रिएक्ट से मिलता है, लेकिन ये किसके ऊपर है, Node.js के ऊपर है, और ये हाईली स्ट्रक्चर्ड है, यानी ये Express.js का अल्टरनेटिव है, ये बैकएंड है पूरा। तो ये Next.js का आप समझ लें, ये बाद में आई है, बैकएंड है पूरा। तो नेक्स्ट का ये अगला हिस्सा है। तो अगर आप नेक्स्ट पे तंग आ गए हैं तो उसके बाद ये, तो मेरे ऑफिस में एक बंदा है वो ये सीख रहा था, तो मैंने देखा था, और ये बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। ये नेस्ट ही है, नेक्स्ट, अब बहुत सारी आ गई हैं। हाँ यार नेक्स्ट भी है। अच्छा, द इंट्यूटिव व्यू फ्रेमवर्क, सही है, क्या बात। तो
इस तरीके से अगेन वही वाली बात है कि आप जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप ये थोड़ा देख लेंगे आप फुल स्टैक की तरफ जा रहे हैं या आप रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट की तरफ जाएं। अगर आप फुल स्टैक की तरफ जा रहे हैं तो आप एक यू टर्न मार के भी आ सकते हैं। आप पहले जो फुल स्टैक की चीज़ें हैं पहले वो पढ़ लें, जो कि मैं भी रिकमेंड करूँगा कि पहले आप फुल स्टैक का सारा एक्सपीरियंस ले लें। मतलब कि आपके जो आपकी बैकएंड है, आपका डेटाबेस है, आप डेटाबेस अभी आप पढ़ रहे हैं मोंगोडीबी, अब मोंगोडीबी के साथ माइस्क्यूएल भी है। अब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे भाई माइस्क्यूएल में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं फायरबेस कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो आप थोड़े डेटाबेसेस के साथ खेले हैं, बैकएंड्स के साथ खेले हैं, तो आप फिर उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना सीखें कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। थोड़ी सी आप लिनक्स सीखें कि लिनक्स की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। जब आप उसको डिप्लॉय कर देंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा, तो आप उसके बाद क्या कहलाओगे, फुल स्टैक डेवलपर। थोड़ी लाजमी है, अगर आप फुल स्टैक हो और आपको लिनक्स नहीं आती थोड़ी सी भी, तो समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा एक जो हिस्सा है वो आप उसको खो रहे हैं। क्योंकि आपका डिप्लॉयमेंट एज अ फुल स्टैक डेवलपर वैसे तो आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है और आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको क्लाउड आना लाजमी है। क्लाउड के बगैर आप बकवास हो, किसी काम के नहीं हो फुल स्टैक, क्योंकि वो आप ही को बोलेगा कि मुझे ये चीज़ डिप्लॉय करके दो। समझ रहे हैं? आप उसके अलग से चार्ज करें, आप $50 बोलेंगे मैं अलग से लूँगा ये डिप्लॉय करने के, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि ये एक सेलिंग पॉइंट है। तो उसके लिए जब आपको डिप्लॉय करना आप ही को है तो आपको क्या आनी चाहिए, थोड़ी सी लिनक्स, क्योंकि सारे सर्वर्स क्या हैं, लिनक्स है, उबुंटू। ये तो आई थिंक मैंने अपवर्क पहले बताया था कि फाइवर पे आप शुरू करें। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना अपने कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आप एक वीडियो बनाएं, सही है, एक प्रोजेक्ट बनाएं, उसके बाद होती है उसकी वीडियो। मैंने खुद ने भी ऐसे ही शुरू किया था कि मैंने जो बेसिकली फ्रीलांसिंग शुरू की थी वो मैंने आपके साथ बताया था, मैंने डिप्लॉयमेंट से शुरू की थी, सही है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने डिप्लॉयमेंट जब मैं करवा रहा था हेरोकू पे, AWS पे, उसके बाद गूगल पे, तो मैंने ना हर किसी की ना शॉर्ट वीडियो बना दी थी। तो अब मेरे पास कोई मैसेंजर पे आता, वो उस पर फाइवर के मैसेज बॉक्स पे आता था ना कि यार ये मुझे चीज़ अपलोड करवानी है, तो आप पहला उसको मैसेज क्या कहते हो कि यार थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड अमेजिंगली आई हैव वर्कड ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम जस्ट फ्यू डेज अगो। भले आपने फ्यू डेज अगो नहीं पिछले साल किया हो, बट आप बोलो फ्यू डेज अगो एंड यू हैव अ लुक एट दिस वीडियो। उस वीडियो में आपने शॉर्ट में दिखाया हुआ होगा कि आपने ये देखो आप अपलोड कर रहे हो, वो अपलोड हो गई, आपने लिंक दिखाया तो लिंक खुला तो आपकी वेबसाइट खुल गई। तो ये बहुत कन्विंसिंग होता है। वो बोलता है यार इस बंदे को काम आता है, सही। आपके हायरिंग रेट ना, क्योंकि वो आपको सिर्फ मैसेज नहीं किया, उसने आपके साथ 10 लोगों को मैसेज किया है, तो अब उसकी अटेंशन आप कैसे ग्रैब करोगे। तो आप वीडियोस ना बना के रखते हो शॉर्ट। अब आप रिएक्ट डेवलपर हो तो आप रिएक्ट के जो आपने मॉक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, जैसे चैट ऐप, अब चैट ऐप आपने बनाई है ना, तो आप जब उसको बना रहे हैं तो उसके सबसे पहले वीडियो बनाए। और वीडियो का क्या तरीका होता है, पहले मेन अपनी एप्लीकेशन दिखाएं फ्रंट एंड पे कि ये देखें ऐसी खूबसूरत सी ऐप है मैंने बनाई है। अब उसको आप इंग्लिश पे थोड़ा अपना वॉइस ओवर दें, सही है, पहले किसी से लिखवा लें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। उसके बाद फिर उसको ना पढ़ें कि आई हैव क्रिएटेड दिस। वैसे तो आजकल वो भी आ रहे हैं कि आप टेक्स्ट लिखेंगे लेकिन वो रोबोटिक वॉइस उतना वो नहीं होता, वो समझ जाता है कि इसने रोबोट से लिखवाया। आप उसको बोलें कि आई हैव क्रिएटेड दिस रिएक्ट वेबसाइट एंड यूजिंग एक्सप्रेस.js एज अ बैकएंड और ये फ्रंट एंड मोंगोडीबी एज अ डेटाबेस एंड यू कैन सी इट हैज दिस फंक्शंस, सही। आप फंक्शंस उसको दिखाएं, वो क्लिक करके दिखाएं, देखो ये करो तो ये हो रहा है, वो करो तो ये हो रहा है। पहले हमेशा ऐप दिखाओ, उसके बाद अब उसको कैसे पता लगेगा कि आप ही की ऐप है। अच्छा वो डिप्लॉयड होना भी लाजमी है, लोकल होस्ट पे नहीं होनी चाहिए। तो आपने उसको दिखा दिया, अब उसको कैसे पता लगेगा ये आप ही की ऐप है। तो अब आप उसको बिल्कुल ही आपने रेडी करके रखा हुआ होगा नीचे VS कोड, आपने VS कोड पे क्लिक किया तो आपका VS कोड ओपन होगा, तो आप उसको बताओगे कि दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव यूज्ड। अब आपको पता है कि रिएक्ट का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि हम नॉर्मली कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं, तो कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स बनते हैं। जैसे कि आपका समझ ले नेविगेशन, तो नेविगेशन का पूरा एक फोल्डर बनता है। जैसे मेन डैशबोर्ड, तो पूरा मेन डैशबोर्ड का एक फोल्डर बनता है, क्योंकि एक पूरे डैशबोर्ड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं। अब एक और चीज होती है कि आपका जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ साथ आपके होते हैं व्यूज, एक व्यूज का भी बनता है, सही है। या कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनता है। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, खास किस्म के बटन्स, एक तरह के बटन्स हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट बटन है जो आपको हर जगह यूज करना है, तो आपने वो उसके अंदर बनाया हुआ है। तो वो इस आर्किटेक्चर को भी देखता है। अब आप बोलेंगे ये मैं कहाँ से करूंगा, मेरे पास तो इतनी अकल ही नहीं है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है रिएक्ट बॉयलर प्लेट, सिंपल,
रिएक्ट बॉयलर प्लेट। तो आपको रिएक्ट के कुछ खाली खाली वो आपको दे देगा प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर ये सारे फोल्डर्स और डमी कुछ कंपोनेंट्स, उसमें राउटर लगा हुआ होगा, उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगी हुई होगी, उसमें एक्सियोस इंपोर्ट हुआ हुआ होगा, सब कुछ हुआ हुआ होगा, और वो सारा स्ट्रक्चर भी बना हुआ होगा। तो जब आप उसको वो दिखाएंगे तो आप देखेंगे ये मैंने ये कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, छोटा सा, वो ज़्यादा कोड देखना नहीं चाहता, तो ये सब मैंने किया है, ये मैंने बैकएंड इसका यूज़ कर रहे हैं जो Node.js पे बना हुआ है, वो आप थोड़ा सा दिखा देंगे। अब वो मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच पे बना हुआ है, यानी कंट्रोलर्स मॉडल्स का अलग फोल्डर है, ठीक है, और हेल्पर्स का एक तीसरा फोल्डर है जिसके अंदर आप मिडिलवेयर्स आपने बना के सेव की हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप उसको उस वीडियो में दिखाएं और उसकी अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे मतलब एक सेव रखें और अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे अपलोड भी करें, ताकि अगर कोई आके आपकी डिस्क्रिप्शन में देखना चाहे, बहुत कम ऐसे ख्वार लोग होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते भी हैं कि वो आके आपकी वीडियोस देख रहा है कि आपने क्या बनाई है, सही है, वरना नॉर्मली आपके पास इनबॉक्स में आया तो ही आपको देखेगा। तो पहला तो स्टेप है कि आप फाइवर पे कुछ प्रोजेक्ट्स करें, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, कुछ काम करें। जो सबसे जो छोटा काम और आसान काम आपको मिलेगा शुरू में वो होगा PHP टू रिएक्ट। मतलब आपने उसको पेंट की फ़ोटो होगी या फिग्मा की फ़ोटो होगी या फोटोशॉप की फ़ोटो होगी, उसके अंदर एक डैशबोर्ड बना हुआ होगा या वेबसाइट बनी हुई होगी, अब वो आपको क्या बोलेगा, इसको कोड करो। अब कुछ पागल क्लाइंट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता रिएक्ट क्या होता है, वो आपके पास आएगा बोलेगा इसकी वेबसाइट बना लो। अब ये आपका फैसला होता है कि आप उसको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट दोगे या रिएक्ट की। कुछ कुछ होते हैं उनकी ना आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी पक्की होती है, वो आपको आके बोलेगा मुझे रिएक्ट चाहिए, मुझे बैकएंड में नोड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आप बोलोगे कोई मसला नहीं, सही, फिर आप वैसे ही इस्तेमाल कर लो। तो कुछ शुरू में आपको फाइवर पे ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आप समझ लेंगे, आप अगर फाइवर पे लेवल 1 सेलर बन गया ना, यानी कि आपने $400 कमा लिए तो $400 के बाद अब आप समझ लें आप अपवर्क के लिए रेडी हो, ठीक है, क्योंकि अपवर्क जो है वो थोड़ी लंबी गेम है। आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि मेरे बराबर में जो मेरे कुलीग हैं वो एक तरह से वो भी टीम लीडर हैं मेरी तरह, वो AI के टीम लीडर है, मैं इधर से हूँ, तो उनकी भी अपवर्क पे प्रोफाइल है, तो उन्होंने भी बड़े प्रपोजल्स भेजे, लेकिन अब वो उनके पास जवाब नहीं आ रहा। अब वो बंदा जो है हाईली टैलेंटेड बंदा है और वो पूरी एक AI की टीम को हैंडल कर रहा है, तो उसकी काबिलियत पे तो कोई सवाल नहीं है, वो बंदा बहुत काबिल है, उसको काम भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हज़ारों लोगों के प्रपोजल्स में से कोई बंदा किसी को क्यों चूज़ करेगा, उसकी रैंकिंग पे और उसके प्रोजेक्ट्स पे, यही चीज़ है। तो उसकी वजह से उस बेचारे की वो प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे। तो अब जब आप अपवर्क पे आते हो तो अपवर्क पे फिर तो आप 10-15 प्रोजेक्ट्स के वीडियोस बना के रखते हो, प्रपोजल्स बना के रखते हो। आपके पास जैसे ही कोई जॉब आई, आपने प्रपोजल खोला, डॉक फाइल खोली, डॉक फाइल से प्रपोजल कॉपी किया, उसमें प्रपोजल पेस्ट किया और उसके साथ वीडियो अपलोड की और प्रपोजल भेज दिया। अब इससे क्या होगा कि अब आप जब ने स्टैंडर्ड काम किया ना, अब आपके पॉइंट्स 50-50 हो गए। हो सकता है वो आपको रिप्लाई करे, हो सकता है वो आपको रिप्लाई ना करे, लेकिन ये मेहनत आपने नहीं की हुई होगी तो आपके चांसेस 10% टू 90% है। 10% चांस है कि आपके पास रिप्लाई आएगा और 90% चांस है कि आपका रिप्लाई नहीं आएगा, सही, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है और पहला जो आपका क्लाइंट होता है वही सबसे मुश्किल होता है। एक दफ़ा वो होता है ना कि पहला एक दफ़ा क्या बोलते हैं उसको, मुबारकी हो गई तो बस उसके बाद जो दुकान में होती है ना पहली जो कमाई होती है, पता नहीं है कुछ बोलते हैं उसको, कि शुरू में दिन में पहली कमाई होती है, बोलते हैं बिस्मिल्लाह हो गई, तो वही चलो उसके बाद ना फिर आपका थोड़ा लग जाता है काम। तो पहला काम ही मुश्किल है, फिर तो आप खुद चीते बन जाओगे, फिर तो आपको खुद को पता लग जाता है कि गेम क्या है, सही, कैसे पकड़ना है, कैसे बंदे को देखना है। शुरू में तो ना आप बोलोगे भाई जो हुक्म, वो बोले भाई ये चाहिए, बोलो कर देंगे। आपको नहीं आती, बोले कि मैं ढूंढ लूंगा, बंदा ढूंढ लूंगा, उसको मैं अपनी जेब से पैसे दे दूंगा, तुम बस काम दे दो, क्योंकि आपको चाहिए रिव्यू, पहला रिव्यू। और पहला रिव्यू मैं क्यों कह रहा हूँ कि फाइवर पे पहले लेवल 1 तक जाओ, ताकि आपको फाइवर पे ना वो पागल बंदे होते हैं, अगर वहाँ पे किसी से फड्डा वड्डा हो गया तो भी कोई मसला नहीं है, सही है, वो आपको बिल्कुल 1 स्टार रेटिंग दे के तबाह करके प्रोफाइल आपकी चली जाएगा, लेकिन उस पर कोई ना दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। फाइवर पे ना लोगों की प्रोफाइलें तबाह होती हैं, क्योंकि एक आपको रिव्यू की देरी होती है आपकी प्रोफाइल ख़त्म होने में, एक किसी ने 1 स्टार रिव्यू दिया आपकी प्रोफाइल तबाह। तो लेकिन तब तक आपने जो 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ होता है ना, तो आप पक्के हो जाते हो। आपका ट्यूटोरियल का काम और आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बोलते हो कि यार ये चीज़ बनाते हैं। अब जैसे आप अपनी चैट ऐप्स को देख लें, आपने बोला यार ये चीज़ बनानी है, अब जो चीज़ मुश्किल लग रही थी छोड़ो यार,
क्या ही ज़रूरत है, आगे चलो, ये चीज़ आपसे नहीं बन रही, इसको ऐसे ही कर लो यार, टेंशन क्या है, आगे चलो। लेकिन अगर किसी क्लाइंट का काम होगा ना, आपको पता है कि जो चीज़ उसने मांगी है मुझे वही देनी है, भले वो मुझे नहीं आ रही, भले मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं आती, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। तो वो थोड़ा आपको ना पक्का कर देता है अपवर्क के क्लाइंट के लिए। अब अपवर्क मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे फाइवर तो कुछ है ही नहीं, अपवर्क तो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो आप असल चीज़ कमाते हो वो अपवर्क है, सीधी बात है। आप अपवर्क, आप फाइवर पे आप $20 के लिए फड्डा कर रहे होते हो, वो आपसे लड़ रहा होता है कि भाई $20 क्यों, $15 ले लो, सही है, ये कर लो वो कर लो। और अपवर्क पे तो $20 $30 तो वो तो टिप है, $20 $30 की तो बात ही नहीं होती, वो तो किसी को समझ लो कोई चीज़ पूछनी होती है ना तो $20 होता है, सिर्फ मतलब कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे ना एक सवाल का जवाब चाहिए बस, और जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे आप रिएक्ट के डेवलपर हो सकता है वो आपके पास आए, बोले यार मुझे आपसे कोई सवाल पूछना है रिएक्ट के हवाले से, तो क्या आप अवेलेबल हो, तो आप बोलते हो भाई 30 मिनट्स का उसके लिए टाइम सेट करते हो और आपको $20 मिलते हैं उसके बदले में। तो अपवर्क पे फिर ये क्वालिटी है, और उसके फिर पर आवरली रेट होता है, जो इस वक्त मिनिमम पर आवरली है वो $20 है। चैट जीपीटी अभी आया ना, पहले नहीं होता था, अभी तो चलो हाँ यही हो रहा है कि वो लोग चैट जीपीटी पे ही जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये पहले नहीं होता था। और चैट जीपीटी पे भी एक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन डिफरेंट चीज़ है किसी एक्सपर्ट के साथ, वो आपको अंडरलाइंग जो इश्यूज़ है ना आपको वो भी समझा देगा कि ये मसला होगा, वो मसला होगा, ये मसला होगा। आपको चैट जीपीटी हर चीज़ का जवाब नहीं देता, और आपको चैट जीपीटी से जवाब लेने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उस डोमेन की होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नाइव हो तो आपको नहीं पता होता कि वो क्या मसला होगा। अब एक चीज़ है कि वो, जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने व्यू में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अब मैंने उसको पहला सवाल किया कि यार ये जिस तरह का तुमने डैशबोर्ड बनवाया है ये तो टिपिकल रिएक्ट का काम है। अब वो मुझे बोल रहा है यार मुझे थोड़ी पता था, मैंने तो एक फ्रीलांसर को काम दिया था, उसने मुझे व्यू पे बना दिया, मैंने तो उसको डिज़ाइन दिया था, मुझे क्या पता कि रिएक्ट पे बनवाना चाहिए था या व्यू पे। अब फर्ज करो कि वो अगर किसी चैट जीपीटी से पूछता है तो चैट जीपीटी तो उसको वो सारा वो बोल देगा कि व्यू के एडवांटेज, रिएक्ट के एडवांटेज, ये वो बंदा जो पहले ऑलरेडी कंफ्यूज है वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी एक सिंपल मशीन है। लेकिन एक जो इंसान होता है वो आपको बोलेगा कि भाई आपको इस काम के लिए रिएक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि रिएक्ट के ये आगे चल के भी फ़ायदे हैं और व्यू के आगे चल के ये नुकसान है कि जैसे कि व्यू के डेवलपर नहीं मिलते। अब उसको क्या पता चैट जीपीटी को कि रिएक्ट उसके व्यू के डेवलपर्स नहीं मिलते और महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी नहीं है। रिएक्ट के डेवलपर आपको हर गली कूचे में मिल जाएंगे, तो उसका मसला नहीं होता, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा वो डिसाइड ना हो जाएगा कि गली कूचे का मैंने क्यों बोला, लेकिन एक क्वालिटी डेवलपर और नॉर्मल डेवलपर में बहुत फ़र्क होता है, सही है, जो खुद से थोड़ी चीज़ें सीखे। जैसे कि मैंने दोबारा कहा था कि आपके पास स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रैफ और क्या पढ़ा था हमने, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इनके अलावा भी हुक्स हैं, इसमें यूज़ मेमो है, सही है, यूज़ रिड्यूसर है, और कितने आप में से जिन्होंने ये अभी तक सर्च किया होगा, यूज़ मेमो एक बहुत ज़बरदस्त ये हुक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप ये चीज़ें आपने देखी हैं तो समझ लेंगे ये होती है थोड़ी क्वालिटी, कि आपको वो चीज़ें पता हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता। तो अपनी क्वालिटी अगर आप बेटर करते हैं तो नॉर्मल डेवलपर्स का मिलना बहुत आसान है, लेकिन एक क्वालिटी डेवलपर का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब आप बोल रहे होंगे भाई अगले बंदे को कैसे पता लगेगा कि मेरे में वो क्वालिटी है या नहीं, तो एक बंदा जो 4-5 साल से एक्सपीरियंसड है ना, वो आपसे 15 मिनट बात करके वो समझ जाएगा कि अगला बंदा कितना पानी में। वो सिंपल आपके 15 मिनट के जो उसकी आपकी गुफ्तगू होती है ना, आपसे पता चल जाता है ये कितना पानी में, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। और अंग्रेज़ इससे ज़्यादा उस्ताद होता है, वो समझ जाते हैं। तो मेन गेम जो फ्रीलांसिंग में है वो कन्विंसिंग पावर। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो, जैसे मैं काम नहीं करता खुद, मैं हमेशा जो दूसरे लोग होते हैं उनसे काम करवाता हूँ, तो लेकिन कन्विंस मैं उनको ऐसे करता हूँ जैसे सब कुछ मैं ही करूँगा, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना दूंगा, आप टेंशन ना लो, ये करो वो करो, मैं API बनाऊंगा। अब मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बनाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वो चीज़ करूँगा। अब जो मैं बातें कर रहा होता हूँ मैं डायरी पे लिख लेता हूँ, एक डायरी हमेशा मेरे साथ होती है, उसमें मैं सब कुछ लिखता जाता हूँ, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर उसकी मैं फ़ोटो लेता हूँ, फिर जिस बंदे को मैंने काम दिया होता है मैं उसको वो सारी चीज़ फॉरवर्ड कर देता हूँ, और उससे एक 15 मिनट की कॉल कर लेता हूँ, उसमें सब कुछ समझा दूँगे, तुमने ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से सारा काम करना है।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपका नॉर्मली फ्रीलांसिंग का काम होता है। तो स्टार्टिंग में फाइवर पे आप आएँ, गिग्स बनाएं, गिग ऐसी बनाएं कि जो थोड़ी एक कस्टमाइज्ड नीश हो। जैसे कि रिएक्ट जेएस है तो ई कॉमर्स डैशबोर्ड, ये आप अपना की, आई विल क्रिएट एन ई कॉमर्स डैशबोर्ड फॉर यू, आई विल क्रिएट अ एड्स डैशबोर्ड फॉर यू, आई विल क्रिएट अ कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अब ये आपके क्या हो गए कीवर्ड्स, ये बहुत कस्टमाइज्ड हो गए। तो आप चेक करेंगे इसकी गिग्स कितनी है। अगर 1000 हैं, 1500 के दरमियान हैं, सही है, और पहले वाले के पास 50 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी है लेकिन इतनी पॉपुलर नीश भी नहीं है। आप उस नीश में अपनी गिग बनाएं, अपने किसी दोस्त को बोलेंगे भाई मुझे ऑर्डर दो, $5 की प्राइस रखें, एक दिन पास होने दें, उसके बाद अपने ही दोस्त को बोलेंगे आप ऑर्डर क्लियर कर दो, ऑर्डर क्लियर करने के बाद उसे 5 स्टार रिव्यू ले लें। और अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि एक ऑथेंटिक दिखने वाला रिव्यू लें, ऐसा ना लें कि भाई वो ये बंदा बस ये तो बहुत ही जन्नती है, बस इसी से करवा लो आपको भी जन्नत मिल जाएगी। तो ये पता लग जाता है। जैसे आप दराज पे अगर आप जाएंगे तो रिव्यू देख के समझ जाता है बंदा कि भाई ये वेरी गुड प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, भाई पता लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। तो इससे तो आप थोड़ा क्वालिटी दें और उससे आप एक रिव्यू लें। उस रिव्यू से क्या होता है कि आपकी पहले जो गिग होती है वो खाली खाली होती है, एक रिव्यू भी आता है ना तो उस पर 5 गोल्ड स्टार्स आ जाते हैं, तो आपकी जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है और आपके चांसेस जो हैं वो 80% बढ़ जाते हैं कि आपके पास कोई ना कोई मैसेज एटलीस्ट आएगा। फिर आपके ऊपर बल्ली आती है कि अब आप मैसेज आए तो उस बंदे को आप कन्विंस कैसे करते हो। ठीक है, तो आपके पास एक तो कन्विंसिंग पावर हो, दूसरा अपनी नीश की थोड़ी नॉलेज हो, अपनी कुछ वीडियोस तैयार हो। पहला स्टेप होता है वीडियोस तैयार होना, लिंक्डइन की आईडी तैयार होना, क्योंकि वो आप भेजते हो कि भाई ये देख लो मैं कोई ऐरा गैरा बंदा है। अब वो बोलेगा कि भाई तुम्हारे एक रिव्यू क्यों है, अब ये भी सवाल आता है एक रिव्यू क्यों है। बोलोगे भाई मैं फलां जगह पे काम करता था, सही है, मैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन में ट्रेनी इंजीनियर था, मैं वो ट्रेनी नहीं था इंजीनियर था, सही है, मैं वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करता था, अब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी, अब मैं फुल टाइम फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। नहीं, कोई कोई देता है, तो उनसे शुरू वालों से तो भीख मांगनी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है कि भाई तुम $5 कम दे दो, रिव्यू दे दो बस, सही है। तो इस तरीके से आप उसको बोलते हो कि भाई मैं फ्रीलांसर अभी बनाऊं, मैं काम पहले से कर रहा हूँ। वो बोलेगा अच्छा, तो कहता है फिर एग्जाम्पल दो। अब आपने 5-10 वेबसाइट्स डैशबोर्ड्स वगैरह जो है ना उसकी वीडियोस तैयार करके रखी हुई होंगी, अब आपने कोई 1-2-3 जो आपकी बेस्ट हैं वो उठाई, पेस्ट की और उसको भेज दी, देख ले। वो देखेगा एक ही, लेकिन वो क्वांटिटी से इम्प्रेस होता है यार एक मांगी इसने 5-6 भेज दी, तो 1-2 रैंडमली देखेगा, उसको काम पसंद आएगा तो आपको ऑर्डर भी पास कर देगा। अब जो पहला ऑर्डर होता है वो हमेशा सस्ता होता है, सही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो फाइवर है वो 3 ऑप्शंस देता है, बेसिक, मीडियम और गोल्ड पैकेज, सही है। तो उसके बाद आप उसमें 5, 10 और $25 ऐसे आप करते हो, तो आप उसको वो आपसे पूछेगा कि भाई कितने पैसे, क्योंकि अभी आप नए नए होगे तो आप बोलेगे भाई तू 5 वाला ही ले ले, टेंशन नहीं, सही है, लेकिन बस मिल जाए। दूसरा जो क्लाइंट आएगा आप उसको क्या टोपी डालोगे कि भाई मेरा जो $5 था वो बेसिक था, एक 1 पेज ऐप था, आपके देखो 3 पेजेस हैं, ये भी है वो भी है, तो आपको $25 वाला लेना पड़ेगा, सही है, आपके लिए महंगा है। तो वो बोलेगा क्यों महंगा है, बोलेगा भाई आप देखो ये है, ये कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ये नेविगेशन बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो बोलेगा फिर $5 वाला कौन सा है, उसको फिर बोलोगे जो सबसे थका हुआ पेज होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, वो है। अब उसको कुछ नहीं पता है कि क्या बोल रहा है, बस आपको ने लफ्ज़ ऐसे ऐसे फेंकने हैं कि वो बोलेगा पता नहीं क्या हो गया, सही है। हाँ, सिर्फ बॉयलर प्लेट देंगे हम, यहाँ बोल दो कि मैं एक सिंपल एक वेबसाइट दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, मैं डिप्लॉय भी नहीं करूंगा, मैं फाइलें भेज दूंगा, कुछ भी नहीं। आप फिर ना उसको अब उसको ऐसे दिखाएंगे गोल्ड वाले में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आप बोलेंगे डायनेमिक वेबसाइट होगी गोल्ड में, आपके पास मल्टीपल रिविजन्स होंगे, मतलब आपको अगर कोई इशू आता है आप मुझे बोलेंगे, मैं उसको चेंज कर दूंगा, सही है। इवन अगर आपको मैंने कोड ट्रांसफ़र कर दिया उसके बावजूद भी अगर मेरे कोड में अगर कोई मसला होता है तो मैं उसको फ्री में डीबग करके दूंगा, सही। अगर आपने कोई न्यू फीचर ऐड करवाना है मैं आपको डिस्काउंट दूंगा उस न्यू फीचर पे, $10 में मैं नया फीचर ऐड कर दूंगा। अगर आप $5 वाला लेंगे तो मैं $50 में करूंगा। तो इस तरीके से उसको इतनी चीज़ें बोलें गोल्ड के लिए कि वो बंदा आगे से बोले भाई बस 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 भाई बस हो गया 25 वाला ही लेते हैं, 25 वाला लेते हैं। लेकिन ये आप तब करोगे जब आपके पास पहले 1-2 क्लाइंट आ चुके हो। वो आपकी खुद की एक आपके अंदर वो ना, वो इंसान लालची है,
आप शुरू में $5-10 पे काम करोगे, उसके बाद आप खुद बोलोगे इतनी मेहनत मैं नहीं करूँगा, मुझे कम से कम 20 चाहिए। होता है। वो उससे कैसे पता चलेगा कि वो आपसे पहले मैसेज ही नहीं करेगा, डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा। जब भी डायरेक्ट ऑर्डर होता है ना तो आपका दिल धड़क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कोई मसला हुआ है। क्योंकि अब वो उसने $5 खरीद लिया ना, अब आपने उसने आपको ऑर्डर कर दिया है। अब वो आके बोलेगा कि भाई मुझे ये पूरी ऐप चाहिए, इसमें लॉगिन होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। अब आप फंसे हुए हो, सीधी बात है, आप फंसे हुए हो। फाइवर की यही सबसे बुरी बात है। अब आप आगे उसको बोलोगे भी ना कि भाई ये इतना सब कुछ $5 में नहीं था, पहले डिस्क्रिप्शन तो पढ़ो, तो वो बोलेगा अच्छा ये तुम बनाओ मैं बाद में ना बढ़ा दूंगा। ये टिपिकल उनका एक होता है, मैं बाद में बढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं बढ़ाता है। अब आप उससे लड़ते हो, आप बोलते हो, वो बोलेगा ठीक है मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ या तुम कर दो। अब आप करो या वो करे, क्या आपका ऑर्डर जो कंप्लीशन रेट है वो किसका हिट होगा? आपका। अब ये बात उसको पता है। ये नॉर्मली इंडियन सबसे ज़्यादा हरकत करते हैं। ये इंडियंस जो होते हैं वो अपवर्क पे उनकी खुद की प्रोफाइल होती है, अपवर्क पे उनको प्रोजेक्ट आया होता है $150-200 का। अब यहाँ फाइवर पे आके बेचारे जिसने $10 लिखा हुआ होता है बेसिक पैकेज, वो उसको ऑर्डर कर देते हैं और बोलते हैं बना के दो। अब वहाँ पे वो $200 ले रहे हैं, वो बेचारे यहाँ पे $10 पे उससे काम करवा रहे हैं। तो खासतौर पर मैंने देखा है इंडियंस बहुत करते हैं। तो ये इस तरह के स्कैम्स होते हैं। अब आप उस पर फाइवर की सपोर्ट पे जाओगे, टिकट ओपन करोगे कि भाई ये देखो मेरे साथ ये बंदा कर रहा है, क्योंकि उनके पास मैसेज होते हैं सारे। तो अब अच्छा वो बंदा मानेगा भी, बोलेगा यस यू आर राइट, ही इज एक्सप्लॉइटिंग यू। बोलोगे हाँ भाई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो मेरी हेल्प करो, बोलेगा वी कांट डू एनीथिंग। बोलोगे तुम किस बात के हो, बोलेगा वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन इस बात पे वो जो अपवर्क है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। वो क्या करता है, पहले तो जो उनका अमाउंट है वो एस्क्रो में रखता है। एस्क्रो का मतलब है कि क्लाइंट भाग नहीं सकता। एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया ना, तो अब उसके अकाउंट जो पैसे हैं उसके अकाउंट से निकल के अपवर्क के पास आ जाते हैं एस्क्रो के अंदर। अब वो उसके पैसे फंसे हुए हैं, आप काम खत्म करोगे। अब वो फड्डा भी करता है ना आपसे, कि आपको वो कहता है कि नहीं मैंने ये नहीं मांगा था, ऐसे मतलब बहाने मारता है, उसको काम मिल गया बाद में बहाने मारता है, मैंने तो ये नहीं मांगा था, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। आप जाके लिख दोगे जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप एंटर मारो, आपका एस्क्रो जो है पैसे रिलीज कर देगा। सही है, लेकिन उस पर मसला होता है, फिर वो रिफंड रिक्वेस्ट मार देगा। तो रिफंड रिक्वेस्ट मारेगा तब आपका चला गया उस पर इशू में चला गया, कोर्ट तक चला गया। तो अब उसमें क्या होता है कि वो फिर आपके पास एक असाइन होता है अपवर्क वालों का बंदा, वो आप दोनों की चैट्स पढ़ता है। सही है, वो दोनों की चैट्स पढ़ेगा, उस पर वो डिसीजन देगा कि भाई किसकी गलती है। अगर आपकी गलती हुई और आपने स्कैम किया तो आपकी तो प्रोफाइल ख़त्म, तबाह, आपको लॉक कर देंगे और ज़िंदगी भर के लिए लॉक कर देंगे। आपकी आईडी जो NIC आईडी है वही ब्लैकलिस्ट हो जाता है, आपकी IP एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो जाता है, आपका PC का मैक एड्रेस जो है वो भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। सही है, तो आप तो ये हरकत कर ही नहीं सकते ना। अगर उसने हरकत की है तो फिर वो उसकी प्रोफाइल है वो लॉक कर देते हैं, उसके एस्क्रो के पैसे जो आपके अकाउंट में आ चुके हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, तो वो आपको देते हैं पैसे ले जा, मसला नहीं है। और दूसरा है कि वो अब आपके पास ये डर होता है कि वो रिव्यू ख़राब देगा, वो 1 स्टार देगा और लिख देगा ही इज़ अ वेरी बैड फ्रीलांसर, डोंट कम टू हिम, इस तरह की बातें करेगा। तो अगर आप टॉप रेटेड है तो टॉप रेटेड के पास ये पावर होती है कि आप जाके उसको बोलो यार इसका रिव्यू हटा दो, तो रिव्यू हटा देते हैं, वो पैसे भी आ गए आपके पास, आपका मसला भी हल हो गया और आपका रिव्यू भी गया। तभी जो अपवर्क है वो अपर लेवल है। अगर आपको लंबे मतलब सीन के लिए आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको किस पे आना चाहिए, अपवर्क। दूसरा अपवर्क का ये फायदा होता है कि वो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर निकाल के देता है, जिसमें उनके जनरल मैनेजर ऑफ आपकी जो कंट्री हेड है उसके साइंस होता है, और वो फिर आप कहीं भी जाके एज एन एक्सपीरियंस लेटर भी दिखा सकते हो। उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि आपकी लास्ट ईयर अर्निंग क्या है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपकी अर्निंग प्रूफ, आपको पूछते सैलरी प्रूफ जैसे होता है, तो वो आपको वो अर्निंग प्रूफ होता है। आप किसी भी बैंक में कोई क्रेडिट कार्ड कोई बैंक कार्ड वो खुलवा सकते हैं। तो अपवर्क काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग गलती क्या करते हैं कि वो शुरू में ही कूद जाते हैं अपवर्क पे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग अपनी आईडी बना लेते हैं और आईडी को तबाह भी कर लेते हैं। अब वो आईडी रिकवर नहीं हो सकती। आप बोलोगे कि मैं ईमेल आईडी दूसरी बना लूँगा, सही है, IP एड्रेस बदल दूंगा, मैं अपना लैपटॉप बदल दूंगा, क्या ही बात है, उनको क्या ही पता लगेगा, तो उनको पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपवर्क की आईडी जब तक वेरीफाई नहीं होती जब तक आप अपने NIC के फ़ोटोज़ लेके उनको नहीं भेजते, सही है। और वो आपके NIC के फ़ोटोज़ और आपके NIC के नंबर्स ये सब कुछ अपने पास रखते हैं, इवन आपके साथ एक मीटिंग करते हैं
और इस मीटिंग में आपका फेस डिटेक्शन APIs के थ्रू आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है और उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब आप दूसरी अगर अकाउंट बनाने आएंगे तो उसमें अगर आपने दूसरे अकाउंट में आके आपने दाढ़ी वाड़ी बढ़वा ली, नाम किसी और का भाई का यूज़ कर लिया, उसी का ही NIC लगा दिया, सब कुछ कर लिया कि मेरा NIC तो ब्लैक लिस्टेड है, तो ये भी आपने कर लिया तो इंटरव्यू तो आपका होगा। अगर इंटरव्यू में फिर आपसे वो पूछेगा कि भाई तुमने कब से काम कर रहे हो, आपसे इस तरह के सवाल पूछेगा, एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा कोई भी, तो उसमें आपका जो बेसिकली कैमरा के थ्रू आपके जो फेस के जो वो है फीचर्स है वो उधर से पता लगा लेगा कि हमारे पास ऑलरेडी ये डेटाबेस में बंदा है। नहीं, बंदा होता है एक्चुअल, एक लाइव कॉल होती है और आपको कहता है कि आपको कैमरा ओपन रखना है। नहीं, पहला प्रोजेक्ट मिलने के बाद, शुरू में नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे एवं ही बेचारे चले जाएंगे तो वो इस पर मेहनत नहीं करते, वो उस पर मेहनत करते हैं जिसको पहला प्रोजेक्ट मिल गया। आपने थोड़े पैसे कमा लिए ना, अब आपके पास विड्रॉवल के पास आप जा रहे हैं, तो आप पैसे निकलवाने की तरफ आ रहे हैं, तो वो आपको रोकते हैं। आपका टेम्पररी अकाउंट ना वो लॉक हो जाता है, वो बोलते हैं कि पहले अपनी कन्फर्मेशन दो। उसमें आपका इंटरव्यू होता है, आपका NIC वगैरह सब कुछ वेरीफाई होता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी बड़ा होता है। उसमें आपको बैज आ जाता है, एक तो ब्लू टिक आ जाता है कि वेरीफाइड प्रोफाइल। उसके बाद ना अगर आप थोड़ा एक और जल्दी में उसी महीने में या 2 महीनों के अंदर एक और प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं और आपकी अकाउंट भी वेरीफाइड है, तो आपके पास एक राइजिंग टैलेंट का बैच आ जाता है। तो राइजिंग टैलेंट वैसे तो कुछ नहीं होता, वो ये होता है कि आपने 2 बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ लिए और उनके रिव्यूज़ भी अच्छे आए, और दूसरा आपकी अब प्रोफाइल क्या है, वेरीफाइड है। लेकिन जो अगला क्लाइंट है उसको थोड़ी पता है, उसको तो लगता है कि राइजिंग टैलेंट, उसको लगता है भाई पता नहीं इसने क्या उखाड़ा है, इसको राइजिंग टैलेंट का बैच दिया है, तो वो आपके पास एक और चांसेस और बढ़ जाता है। तो जो पहला $1000 होता है उस तक पहुंचने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, बहुत पेस स्लो होती है, लेकिन जब आप पहले 1000 में पहुंच जाते हैं तो पहले 3000 में पहुंचने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगती। सही, क्योंकि $1000 जो है वो फर्स्ट कैटेगरी है, क्योंकि मोस्टली प्रपोजल्स का जो फिल्टर होता है वो $1000 पे कट होता है। मतलब क्लाइंट्स बोलते हैं कि जो जिनका $1000 से कम अर्निंग है ना, उनका तो मुझे प्रपोजल ही ना दिखाओ। तो ये जो पहले $1000 से क्रॉस करना होता है ना, ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और हैक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उस $1000 में आपको 100% परफॉर्मेंस रखनी है। उसके बाद आप 3000 में बहुत जल्दी पहुंचोगे, आप खुद फील करोगे। मतलब आपने 6 महीने लगाए $1000 में, तो आप 3 महीने लगाओगे 3000 पे, फिर 3000 से $6000 पे पहुंचने में फिर आपको हो सकता है 2 महीने लगे। फिर आपकी थोड़ी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, आपके पास फिर इंटरव्यूज़ खुद आते हैं। मतलब आप, एक तो होता है आप खुद प्रपोजल भेज रहे हो, एक होता है आपको अपवर्क खुद इंटरव्यू कॉल देता है। मतलब आपके पास एक मैसेज आता है कि भाई ये एक प्रोजेक्ट आया हुआ है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मतलब आप खुद डायरेक्ट उसको मैसेज करो। एक तो है ना कि वो पहले प्रपोजल आपका पढ़ेगा, फिर आपको मैसेज करे ना करे उसके क्लाइंट के हाथ में। अगर आपके पास अपवर्क का वो इंटरव्यू आया है तो मतलब आप डायरेक्ट क्लाइंट के इनबॉक्स तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके पास एक प्रिविलेज आ गई, आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन आ गया। तो ये एक आपके पास प्रिविलेज आती है जब आप एक सर्टेन 3000 लेवल से क्रॉस कर जाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा देता है। इवन जैसे अब मेरी प्रोफाइल है तो मैं मुश्किल से ही कोई प्रपोजल भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्विटेशंस आते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, इसको अगर आप अप्लाई कर लो। अब जाहिर सी बात है कि जो क्लाइंट है वो उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करता है जो अपवर्क ने उसको ढूंढ के दिए, क्योंकि उसको लगता है ये टॉप के लोग हैं। हालांकि उसमें ज़्यादा कोई नहीं होता, उसके अंदर बस आपको एक सर्टेन लेवल रखना होता है अपनी परफॉर्मेंस का, और उसके बाद आपको एक सर्टेन आपकी अर्निंग लेवल होना चाहिए, उसके बाद आपको मिल जाता है। आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत हो गया यार।